मैं रामकृष्ण माली, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़। हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक काल के तहत हम चर्चा करेंगे गद्य विधा के तहत उपन्यास की। गत एक कंटेंट में हमने उपन्यास के उद्भव और विकास की यात्रा को ध्यान में रखते हुए उस पर चर्चा की। हमने देखा है कि हिंदी साहित्य के जितने भी उपन्यास हैं उन उपन्यासों को 3 भागों में बांटा गया है। जैसा कि हम पहले जान चुके हैं कि हिंदी उपन्यास के जो 3 वर्ग किए गए हैं, 3 भाग किए गए हैं, उनमें से पहला भाग है पूर्व प्रेमचंद युग, द्वितीय भाग है प्रेमचंद युग तथा तृतीय भाग है प्रेमचंदोत्तर युग, अर्थात प्रेमचंद के बाद के उपन्यास। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हिंदी उपन्यासों की जो धुरी हैं, केंद्र बिंदु हैं, वह प्रेमचंद हैं, क्योंकि प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। हम पहले देख चुके हैं कि पूर्व प्रेमचंद युग के जितने भी उपन्यास हैं उनका मुख्य उद्देश्य सुधारवादी प्रवृत्ति और उपदेशमूलक प्रवृत्ति के साथ साथ मनोरंजन करना रहा था। किंतु प्रेमचंद युग में आकर के मनोरंजन की प्रवृत्ति समाप्त हुई और यथार्थवादी दृष्टिकोण को अपनाया गया, जहाँ पर प्रेमचंद ने सदियों से पददलित समझे जाने वाले कृषक वर्ग, नारी वर्ग, गरीब आदि पात्रों को, आदि चरित्रों को अपने उपन्यासों का नायक बनाया। तत्पश्चात प्रेमचंद के बाद में हिंदी उपन्यास की धारा ने अनेक भागों में प्रभाव किया, जिनमें से हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसी विचारधाराएं हैं जो स्पष्ट रूप से प्रेमचंद के समय के बाद प्रारंभ हुई थी। उनमें से यदि हम प्रेमचंदोत्तर उपन्यासों के वर्गीकरण की बात करें तो कालक्रम की दृष्टि से हम इन्हें 3 भागों में बांट सकते हैं। सन 1936 से लेकर के 1950 तक का प्रथम कालखंड, 1950 से 1960 तक का द्वितीय कालखंड और 1960 से बाद का तृतीय कालखंड। इस प्रकार से कालक्रम के दृष्टिकोण के साथ साथ यदि विचारधारा के आधार पर या किसी मुख्य प्रवृत्ति के आधार पर प्रेमचंदोत्तर उपन्यासों की बात की जाए तो उन उपन्यासों को हम देख सकते हैं कि वह अनेक विचारधाराओं को लेकर के चले, जिनमें से प्रमुख उपन्यास इस प्रकार से रहे हैं। मनोविश्लेषणवादी उपन्यास, दूसरे हैं साम्यवादी या मार्क्सवादी या प्रगतिवादी उपन्यास, तीसरे प्रकार के उपन्यास हैं ऐतिहासिक उपन्यास, आंचलिक उपन्यास और प्रयोगवादी उपन्यास। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रेमचंदोत्तर युग में उपन्यासों ने अलग अलग विचारधाराओं के साथ अपना विकास किया, अपने स्वरूप को बदला और इस प्रकार से अनेक विचारधाराओं के आधार पर उपन्यासों की रचना की जाने लगी। यदि मनोविश्लेषणवादी उपन्यासों की बात करें तो मनोविश्लेषणवादी उपन्यास के क्षेत्र में कार्य करने वाले मुख्य उपन्यासकार 3 रहे हैं: जैनेन्द्र कुमार, इलाचंद्र जोशी और अजय। मनोविश्लेषणवादी जो विचारधारा हैं ये मन के अचेतन भाग को लेकर के अपनी बात को रखती हैं, जिसके प्रवर्तक सिगमंड फ्राइड रहे हैं। यदि जैनेन्द्र की बात की जाए तो जैनेन्द्र ने बाल मन को लेकर के, वृद्ध मन को लेकर के, या हम कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति जिनके बारे में उपन्यास का पात्र बनाना दुर्लभ और निकृष्ट समझा जाता था, उसे भी अपने उपन्यासों का पात्र बना करके उनके मन की व्यथाओं को हमारे सामने रखा। जैनेन्द्र ने 1929 ईस्वी में परख, 1935 ईस्वी में सुनीता और 1937 ईस्वी में त्यागपत्र जैसे मनोविश्लेषणवादी उपन्यासों की रचना करके हिंदी उपन्यास विधा को एक नई दिशा प्रदान की। उनके कुछ अन्य उपन्यास भी रहे हैं, जिनमें कल्याणी, सुखदा, विव्रत और व्यतीत प्रमुख हैं। यदि हम बात करते हैं मनोविश्लेषण की श्रेणी में तो त्यागपत्र में मृणाल के आत्मपीड़न की गाथा का मनोवैज्ञानिक चित्रण हुआ है। साथ ही सुनीता में फ्राइड के सिद्धांतों के आलोक में हरिप्रसन्न के व्यवहार का चित्रण है। कल्याणी एक अतृप्त और आधुनिक नारी की कथा है। तो इस प्रकार से हम पाते हैं कि जैनेन्द्र कुमार ने
मनोविश्लेषणवादी विचारधारा को आधार मान करके अनेक मनोविश्लेषणवादी उपन्यासों की रचना की है। इस परंपरा के दूसरे उपन्यासों में नाम आता है इला चंद्र जोशी का, जिन्होंने लगभग 1 दर्जन उपन्यासों की रचना की, जिनमें मुख्य उपन्यास रहे हैं सन्यासी, पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, निर्वासित, जहाज का पंछी और जिप्सी। इन उपन्यासों में मानव मन की कुंठाओं एवं ग्रंथियों का सुंदर विश्लेषण इला चंद्र जोशी के द्वारा किया गया है। यद्यपि उनके अधिकांश उपन्यास की जो विषय वस्तु हैं वो प्रेम और रोमांस हैं, तथापि उनका जो विवेचन है वो मनोवैज्ञानिक आलोक में ही किया गया है। मनोविश्लेषणवादी उपन्यासों की श्रेणी में एक मूर्धन्य नाम आता है अगे का। अगे के द्वारा रचित 1941 ईस्वी में शेखर एक जीवनी, 1951 ईस्वी में नदी के द्वीप तथा अपने अपने अजनबी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अगे ने मनोविश्लेषण की गहन क्षमता के साथ साथ सूक्ष्म सौंदर्य बोध, कला के प्रति ईमानदार चेतना विद्यमान रही है। शेखर एक जीवनी व्यक्तिक मनोविज्ञान के अध्ययन के क्षेत्र में एक महान उपलब्धि अगे की रही है। इस प्रकार से हम पाते हैं कि हिंदी उपन्यास के क्षेत्र में मनोविश्लेषणवादी विचारधारा को आधार मान करके रचना करने वाले 3 प्रमुख मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हमारे सामने आते हैं, इला चंद्र जोशी, जिनेंद्र कुमार और अगे। प्रेमचंदोत्तर युग के दूसरे प्रकार के उपन्यासों की बात करें तो उनमें आते हैं साम्यवादी उपन्यास, जिन्हें हम मार्क्सवादी उपन्यास या प्रगतिवादी उपन्यास भी कहते हैं। राजनीति के क्षेत्र में जिसे मार्क्सवाद कहा जाता है, हिंदी के साहित्य के क्षेत्र में उसे ही प्रगतिवाद के नाम से जाना जाता है। समाजवाद की भावना पर आधारित इस साम्यवादी विचारधारा को आधार मान करके जिन उपन्यासकारों ने अपने उपन्यासों की रचना की उनमें यशपाल, राहुल सांकृत्यायन, रांगे राघव, भैरव प्रसाद गुप्त और अमृत राय उच्च कोटि के उपन्यासकार रहे हैं। यशपाल ने पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, देशद्रोही, मनुष्य के रूप, अमिता, दिव्या और झूठा सच जैसे उपन्यास हिंदी साहित्य को दिए हैं, जो हिंदी साहित्य में उनका अमूल्य योगदान माना जाता है। झूठा सच प्रेमचंद का एक महत्वपूर्ण झूठा सच यशपाल का एक महत्वपूर्ण उपन्यास है, जिसकी रचना 1957 ईस्वी में की थी, जो कि भारत के विभाजन की त्रासदी पर आधारित एक ऐसा उपन्यास है जिसमें तत्कालीन सामाजिक राजनीतिक प्रश्नों का सफलतापूर्वक चित्रण हुआ है। इस युग में यदि साम्यवादी उपन्यासकारों की बात की जाए तो 2 अन्य महत्वपूर्ण उपन्यासकार हमारे सामने और आ जाते हैं, वह हैं भगवती चरण वर्मा और अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर की बात करें तो उनके कई उपन्यास हमें प्राप्त होते हैं, जिनमें चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते, सामर्थ्य और सीमा तथा सभी नचावत राम गोसाई। इन उपन्यासों में समकालीन राजनीति और समाज के कथानक लिए गए हैं तथा उपन्यासकार ने अपनी पैनी दृष्टि से संयुक्त परिवार की समस्या, शोषण, सत्याग्रह, मील मालों की बुरी नीतियां, पुलिस की धांधली आदि का सटीक चित्रण किया है। अमृतलाल नागर ने सेठ बांकेलाल, अमृत और विष, बूंद और समुद्र, महाकाल, शतरंज के मोहरे, सुहाग के नुपुर, मानस का हंस आदि उपन्यासों की रचना की है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जहाँ पर भगवती चरण वर्मा ने चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते, सबही नचावत राम गोसाई जैसे उपन्यास लिखे, तो अमृतलाल नागर ने सेठ बांकेलाल, अमृत और विष, बूंद और समुद्र, शतरंज के मोहरे, सुहाग के नुपुर, मानस का हंस जैसे श्रेष्ठ उपन्यासों की रचना की है। हिंदी के इन साम्यवादी उपन्यासकारों के साथ साथ ही एक नई विचारधारा और निकल कर के आई, जो थी ऐतिहासिक उपन्यासकार की विचारधारा। अर्थात ऐतिहासिक घटनाक्रमों को आधार मान करके जिन उपन्यासकारों ने अपने उपन्यासों की रचना की वह ऐतिहासिक उपन्यासकार कहलाए, जिनमें मुख्य नाम आते हैं बाबू वृंदावन लाल वर्मा का, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रांगे राघव, राहुल सांकृत्यायन जैसे प्रसिद्ध उपन्यासकार इस श्रेणी में रखे जाते हैं। बाबू वृंदावन लाल वर्मा की बात की जाए तो बाबू वृंदावन लाल वर्मा ने अनेक ऐतिहासिक उपन्यासों की रचना की हैं। साथ के साथ ही हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बाण भट्ट की आत्मकथा,
चारू चंद्रलेखा, पुनर्नवा आदि ऐतिहासिक उपन्यासों की रचना की है। इसके साथ ही साथ हम बात करते हैं रांगे राघव का, जिन्होंने मोहनजोदड़ो के गणतंत्र का चित्रण करते हुए मुर्दों का टीला जैसा ऐतिहासिक उपन्यास लिखा है। स्वातंत्रोत्तर हिंदी उपन्यासों में एक नई विचारधारा के रूप में उपन्यासों की एक श्रेणी आती है, आंचलिक उपन्यास। जैसा कि इसका कथानक अंचल विशेष पर आधारित रहा है, अतः अंचल विशेष की संस्कृति, वहाँ की सभ्यता, वहाँ के वातावरण, जलवायु, रहन सहन, आचार विचार आदि को लेकर के जो उपन्यास लिखे गए हैं उन्हें आंचलिक उपन्यास कहा गया है। आंचलिक उपन्यासकारों की जो श्रेणी है उसमें फणीश्वर नाथ रेणु का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है, जिन्होंने 1954 ईस्वी में मेला आंचल तथा 1957 ईस्वी में प्रति परिकथा जैसे आंचलिक उपन्यास हिंदी साहित्य को प्रदान किए हैं। रेणु के अतिरिक्त अन्य आंचलिक उपन्यासकारों में नागार्जुन का नाम आता है, जिन्होंने रतिनाथ की चाची, बलचनामा, बाबा भट्टेश्वर नाथ, वरुण के बेटे उदय शंकर भट्ट ने, सागर लहरे और मनुष्य, रांगे राघव ने कब तक पुकारो आदि आंचलिक उपन्यासों की रचना की है। साथ ही साथ हम बात करते हैं राय मासूम राजा की, जिन्होंने आधा गांव, शिव प्रसाद सिंह ने अलग अलग वेतरनी, राजेंद्र अवस्थी ने जंगल के फूल, विवेकी राय ने बबूल, रामदरस मिश्र ने पानी के प्राचीर, हिमांशु श्रीवास्तव ने रथ के पहिए जैसे आंचलिक उपन्यासों की रचना करते हुए आधुनिकीकरण के कारण बदलते ग्रामीण समाज का अपने उपन्यासों में सार्थक और सुंदर चित्रण किया है। यदि हम बात करते हैं एक नई विचारधारा जो आधुनिक काल में उपन्यासों के लिए एक महत्वपूर्ण देन रही है, तो वह है प्रयोगवादी उपन्यास, जिन्हें आधुनिकता बोध के उपन्यास के नाम से भी जाना जाता है। औद्योगिकरण, बदलते हुए परिवेश, भ्रष्ट व्यवस्था, महानगरीय जीवन और यांत्रिक सभ्यता के परिणाम से आज जीवन में जो उथल पुथल, जो विसंकलता, जो अकेलापन, निराशा घर कर गई है, उसको आधार मान करके कुंठा, संतरास, असुरक्षा की भावना से युक्त जो उपन्यास लिखे गए हैं वो प्रयोगवादी उपन्यास की श्रेणी में आते हैं। इन उपन्यासकारों में मुख्य नाम है मोहन राकेश का, जिन्होंने अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल जैसे उपन्यास लिखे हैं। तो साथ ही साथ राजेंद्र यादव ने उखड़े हुए लोग नामक उपन्यास की रचना की है। मनु भंडारी ने आपका बंटी में तलाकशुदा दंपति के बच्चों पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव का निरूपण किया है। तो नरेश मेहता के यह पथ बंधु थामे अकेलेपन एवं अजनबीपन का बोध कराया गया है। निर्मल वर्मा ने अपने उपन्यासों वे दिन, लालटेन की छत और एक छितरा सुख में भी आधुनिकता के बोध को मुखरित किया है। उषा प्रेमोदा के उपन्यास रोकोगी नहीं राधिका एवं 55 कम्बे लाल दीवारें में भी आधुनिकता बोध का गहरा रूप उभरा हुआ है। मनोहर श्याम जोशी ने कुरु कुरु स्वाहा में युवा पीढ़ी की दशाहीनता को अभिव्यक्ति प्रदान की है। तो धर्मवीर भारती ने सूरज का 7वां घोड़ा, गिरधर गोपाल का चांदनी के खंडर नवीन शिल्प की दृष्टि से उल्लेखनीय उपन्यास रहे हैं। तो इस प्रकार से आधुनिक उपन्यासों में विषय वैविध्य के साथ साथ शैलियाँ भी विभिन्न रूपों में दिखाई देती हैं, जिसमें आत्मकथा शैली, डायरी शैली, पत्र शैली, वर्णनात्मक शैली, संवाद शैली आदि विविध शैलियों में उपन्यासों की रचना की गई है। हम देखते हैं कि आधुनिक काल में जो उपन्यासों की जो लेखन कार्य की परंपरा थी, उसे न केवल लेखकों ने बल्कि महिला लेखिकाओं ने भी बखूबी प्रभावमान बनाए रखा। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि हिंदी जो उपन्यास हैं ये अपने जन्म से लेकर के अनवरत अपनी विकास यात्रा को आगे बढ़ा रहा है। और आज हिंदी साहित्य में उपन्यास विधा ने एक महत्वपूर्ण विधा के रूप में अपना स्थान स्थापित कर लिया है। उपन्यास की महत्ता इसी में है कि उपन्यास एक जीवन के अंश न होकर के संपूर्ण जीवन के बारे में या घटना विशेष के बारे में हमें पूर्णता से बोध कराते हैं। और हम कह सकते हैं कि आधुनिक युग के जितने भी उपन्यासकार रहे हैं उन उपन्यासकारों ने अपने उपन्यासत्व संबंधी तत्वों का समावेश करते हुए अपनी रचनाओं को सार्थकता प्रदान की है। तो आज हम
ने देखा कि प्रेमचंदोत्तर युग में अर्थात प्रेमचंद के बाद के युग में किस प्रकार से उपन्यासों ने अपने स्वरूप को विकसित किया, अनेक धाराओं में किस प्रकार से बहा, और जो उपन्यास पूर्व प्रेमचंद युग में मनोरंजन तक सिमटे हुए थे वह प्रेमचंदोत्तर बाद के युग में आकर के अलग अलग विचारधाराओं में बदल गए और अपने यथार्थवादी स्वरूप के साथ वास्तविकता से रूबरू कराने में वह निश्चित रूप से अमोघ हथियार साबित हुए हैं। तो आज हम देखते हैं कि हिंदी उपन्यास विधा लगभग अपने शिखर की ओर अग्रसर हो चुकी है और आने वाले समय में भी ये और विकसित होती जाएगी। इसी आशा के साथ आज का हमारा ये जो चर्चा का विषय था वह समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।